नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहेंगे? हमारे YouTube मंच परिवार से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना होगा और सामने की घंटी दबाना होगा ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आज विश्लेषण का विषय है कि बांग्लादेश की तरह क्या भारत में भी तख्तापलट हो सकता है। विपक्ष में इंडिया गठबंधन के नेताओं में, इस देश के सिविल सोसाइटीज में 140 करोड़ लोगों के बीच यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है, उनका तख्तापलट किया जा सकता है, और अगर तख्तापलट नहीं होगा तो क्या भारत देश बचेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष रह जाएगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। आज हम इन्हीं मुद्दों की चर्चा करना चाहेंगे और तह दह और परत दर परत उन अध्यायों को खोलना चाहेंगे जो दिल दिमाग में इस देश के जनता के बीच चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों तक राज कर चुके हैं और उनके तीसरे टर्म में जिस तरह से उनका संख्या बल कम हो गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आत्मसमीक्षा कर रहा है और फिर से 2014 और 2019 की स्थितियों को लाने की जद्दोजहद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन भी आत्मविश्वास से लैस है और उसे 235 सीटें मिली हैं और इसको बढ़ा करके वह भी 300 पार ले जाना चाहता है। ऐसे में सवाल छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है कि ताजा तरीन जो गतिविधियां बांग्लादेश में हुई हैं, क्या वैसी स्थिति भारत में हो सकती है? क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी भी तानाशाह के रूप में चिन्हित किए जा चुके हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि संघ परिवार भी उन्हें तानाशाह मानता है, अहंकारी मानता है और ईश्वर से बड़ा होने का दंभ जो नरेंद्र मोदी को है, उस दंभ के खिलाफ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐसे दोराहे पर खड़े हैं। अगर वह संघ को नाराज करते हैं तो उनकी सारी बिसात ही खत्म हो जाएगी, पार्टी भी खत्म हो सकती है। और अगर संघ को साथ लेकर के चलते हैं तो संघ के इशारों को, संघ के एजेंडे को उन्हें लागू करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कतई नहीं चाहते कि वह संविधान को बदल करके मनुस्मृति को लागू करें या धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदल करके हिंदू राष्ट्र बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं या इस देश का विपक्ष कर रहा है, इस देश के सिविल सोसाइटी, पत्रकार, बुद्धिजीवी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वह थोड़े दिनों में ही देखने को मिल जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी भारत धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर के आगे बढ़ेंगे, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का राज कायम करना चाहेंगे, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी क्रांति हो सकती है, जिस तरह से कि बांग्लादेश में हुई है, श्रीलंका में हुई है और दुनिया के तमाम देशों में हुई है। माना जाता है कि दक्षिण एशिया का डीएनए एक है और उसी दक्षिण एशिया में पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है और भारत भी आता है। तो जब सारे दक्षिण एशियाई देशों का डीएनए एक है तो बांग्लादेश की तर्ज पर, बांग्लादेश की तरह भारत में भी लगभग कमोबेश वही स्थितियां मौजूद हैं, जिन स्थितियों की वजह, जिन परिस्थितियों की वजह से बांग्लादेश में क्रांति हुई है और शेख हसीना का निर्वासन हुआ है।
भारत में भी आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है और ओबीसी जनगणना और ओबीसी का हक अधिकार दिलाने का जो मुद्दा सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को पकड़ा है, इस मुद्दे को दिनों दिन बड़ा करते जा रहे हैं और संविधान के मुद्दे को, ओबीसी के मुद्दे को, इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के मुद्दे को जिस तरह से बड़ी लकीर के रूप में खींचते जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ओबीसी आरक्षण को नहीं दे सकते हैं और यह संघ के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है और आरएसएस के सवर्णवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। तो आरक्षण का मुद्दा भारत में भी हावी हो सकता है नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिलाने के लिए, या यूं कहें कि क्रांति पैदा कर सकता है इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम अल्पसंख्यक लोगों के साथ अगर सब एक मंच पर खड़े हो जाएंगे और बांग्लादेश की तरह एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा। अब वह किस देश में भाग करके शरण लेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी के देखते हुए यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी और आरएसएस भी कहीं न कहीं डरा हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाए और यहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत हो जाए और सत्ता छोड़ करके भागना पड़े मोदी और शाह को। पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से पाप का घड़ा भरा है, अगर उसी रफ्तार में भरेगा तो तीसरा टर्म पूरा नहीं होने पाएगा। या तो मध्यावधि चुनाव आ जाएगा या फिर बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। बांग्लादेश जैसी सोच इस देश के नागरिकों में आ जाएगी और सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ लोग हथियार उठा सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनसंख्या भूख बर्दाश्त कर सकती है, बेरोजगारी भी बर्दाश्त कर सकती है किसी हद तक कोरोना जैसे महामारी का दंश भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इस देश की जनता, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, संविधान को हटाने का कुत्सित प्रयास किया जाएगा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान माना जाएगा और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को मिल रहे हक और अधिकारों के खिलाफ माना जाएगा और उस समय सशस्त्र क्रांति से भी रोका नहीं जा सकता है इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को। अभी तक इस देश में कभी क्रांति नहीं हुई है और ऐसी नौबत नहीं है कि शासक को भाग करके दूसरे देशों में शरण लेना पड़े। लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात जब उत्पन्न हुए थे 1975 में और इमरजेंसी से पूरे देश में खलबली मच गई थी, हड़कंप मच गया था, तो यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब इमरजेंसी से सत्ता का हौसला और सत्ता की महत्वाकांक्षा, सत्ता की अहंकारी और तानाशाही रवैया में परिवर्तन आ सकता है तो क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस देश में पिछले 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी चल रही है और उस अघोषित इमरजेंसी के अंतर्गत लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तो खरीद लिया है इस सत्ता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है और उन्हें अपनी गोदी में बैठा लिया है। इसी तरह से लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका पर भी हमला हुआ है। आपने देखा होगा कि सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से छोटी अदालत और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसे देखते ही देखते
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और राहुल गांधी को जो दंडित किया गया था, 2 साल की सजा मुकर्रर की गई थी, उनका घर छीन लिया गया था और उन्हें सांसदी से मुअत्तल कर दिया गया था, उसे बहाल कर दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद और ऑपरेशन लोटस के तहत चला रहे हैं अपना अभियान, विजय अभियान जिसे कहा जा सकता है, ऑपरेशन लोटस अभियान भी कहा जा सकता है, और तमाम चुनी हुई सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बना चुके हैं। खरीद फरोख्त के बल पर इस देश के सांसदों विधायकों की जितनी खरीदारी इस देश की वर्तमान सत्ता ने किया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी आईटी के तहत विपक्ष को खत्म करने की सोच विकसित हुई है और इस सोच के तहत विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, वो चाहे भले ही क्यों न विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। याद कीजिए, हेमंत सोरेन को 5 महीने तक लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में रखा गया, लेकिन अंत में उनके खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया और उन्हें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार खिलाफ काम कर रही है आम आदमी पार्टी की, यह भी थोड़े दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा। वैसे भी ईडी के जितने भी मुकदमे, जितने भी एफआईआर या जो कुछ भी आरोप थे, उसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है और ईडी को अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। अब देखना यह है कि सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को झूठे या सही मामलों में कितना फंसाया जा सकता है। हमें तो लगता है कि इस देश की अदालतें अभी जिंदा हैं और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, ऐसे तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है, मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन दोष कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल जिस तरह से बेजा ढंग से कर रहे हैं और जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, इसे पूरा देश देख रहा है। कोरोना काल में बद इंतजामी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का कमजोर होने या बिल्कुल न होने की वजह से जिस तरह से लाखों मौतें हुई हैं और ऑक्सीजन तक के लिए इस देश की जनता को भटकना पड़ा है दर दर, उसके बावजूद मौतें हुई थी। तो ऐसी सरकार जो लोकहित के कार्य न कर सके, ऐसी सरकार जो विपक्ष को निशाना बनाए, ऐसी सरकार जो विपक्ष को खत्म कर देना चाहे, ऐसी सरकार जो संविधान बदलना चाहे, ऐसी सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे, ऐसी सरकार जो मनुस्मृति लागू करना चाहे संविधान की जगह, अगर वह अपने इन तमाम कार्यों में सफल होती है तो इस देश की जनता भी खड़ी हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रांति की घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद क्या हालात होंगे, शेख हसीना से भी बुरे हालात हो सकते हैं इस देश में, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। और जब ऐसे हालात पूरे देश, पूरे भारत भूखंड पर उत्पन्न हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन जाएगा, जन क्रांति शुरू हो जाएगी, तो क्या उसे सत्ता रोक पाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इतना जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आने वाली है। और अगर सद्बुद्धि आ जाती है और उनके तमाम देश विरोधी कार्यों पर विराम लग जाता है, तब फिर क्रांति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और क्रांति, खूनी क्रांति का विचार लोगों के मन से रफू चक्कर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।